व्हाट्सअप लेजेंड। तो अभी आपको पता होगा एक न्यूज़ आई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद सबसे पहले वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली गए। अब इटली जाने के पीछे उनका मेन पर्पस क्या है शायद आपको पता हो। डेफिनेटली जो आप सोच रहे वही है, G7 की समिट को अटेंड करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। अब ये G7 एग्जैक्टली है क्या, भारत का इससे क्या संबंध है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इन्हीं सारी बातों के, इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं इक़्तिदा अली खान मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद एक जागरूक नागरिक के रिस्पेक्ट में आप एक कदम और बढ़ा चुके होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली G7 है क्या। G7 एक 7 कंट्रियों का ग्रुप है जिसमें दुनिया की सबसे वेल्दीएस्ट कंट्री आती हैं। और ये बोला जाता है कि इनके पास इतनी नेटवर्थ है, मतलब कि दुनिया की 50% जो नेटवर्थ है वो इन्हीं के पास अवेलेबल है। 7 कंट्रीज और 50% वेल्थ, ध्यान रखिएगा। अब मैटर आता है 50% नेटवर्थ इनके पास है, तो इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है पूरी वर्ल्ड का? पूरी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का मात्र 10% है ये। अब हमारे क्या इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के करीब है, इनके मात्र 770 मिलियन है, और ये टोटल पॉपुलेशन का कितना है? मात्र 10% है। उसके बाद ये दुनिया की टोटल जीडीपी का 32 से 46% इन्हीं कंट्रीज से आता है। मतलब टोटल जीडीपी जो इंडिया की 100% वर्ल्ड की, उसका 32 से 46% इन्हीं कंट्रीज से बिलोंग करता है। इतनी पावरफुल, इतनी वेल्दियस्ट कंट्रीज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि G7 ग्रुप कितना मजबूत ग्रुप होगा। अब इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती है एक एक करके देख लेते हैं। कनाडा, उसके बाद कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 7 कंट्रीज आती हैं। ध्यान रखिएगा इसका एक मेंबर यूरोपीय यूनियन भी है। बस यूरोपीय यूनियन और इन 7 कंट्रीज में बस फर्क ये है कि ये ग्रुप इसका मेंबर तो है, लेकिन इसके पास प्रेसिडेंसी नहीं जाती। प्रेसिडेंसी जो है वो हर साल शिफ्ट हुआ करती है। आज फ्रांस के पास है तो कल अगले साल जर्मनी के पास होगी, अगले बार यूएस के पास होगी, अगले बार यूके के पास होगी, अगले बार जापान के पास होगी, अब की बार इटली के पास होगी। तो जैसे आपको पता होगा कि जो 2023 की थी वो जापान के पास थी, उसके बाद किसके पास आई है? इस बार इटली के पास आई है। अब इसके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हम लोग आगे की स्लाइड पे देखते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो फॉर्मेशन है वो 1975 में किया गया था। ध्यान रखिए कि आपको ये पता होगा शायद कि 1970s जो था ये वो दौर है कि जिस समय एनर्जी क्राइसिस बहुत भयानक तरीके से चल रही थी। तो एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के लिए प्लस जो रिसेशनरी फेज चल रहा था पूरी दुनिया में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए G7 की सबसे पहले मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब 1980s का दौर आता है तो इसने अपनी जो एम्बिट थी उसको बहुत इंक्रीज कर दिया। अब ये ह्यूमन राइट्स, हर चीज के ऊपर बात करती है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करती है, टेररिज्म के ऊपर बात करती है, हर चीज के ऊपर ये कहीं ना कहीं बात कर रही है। तो कब बनी थी? 1975 में बनी थी, ऑन द बैकग्राउंड ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड रिसेशनरी फेज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने क्या बताया, ये जो ब्लॉक मीट करता है, एनुअली मीटिंग इसकी होती है। ये किन किन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के ऊपर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और एनर्जी पॉलिसी के ऊपर। सबसे पहले ये एनर्जी पॉलिसी के ऊपर ही पहले बात करते थे, लेकिन अब ये कई मुद्दों के ऊपर बात करने लगे हैं। इसके मेंबर कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस। ध्यान रखिएगा इंडिया इसका एक मेंबर नहीं है, इंडिया इसका एक मेंबर नहीं है, लेकिन इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। और ये सारे मिला के इंडिया के साथ ये G7 मिला के एक और ग्रुप बनाते हैं जो दुनिया का और भी पावरफुल ग्रुप है, जिसको हम लोग G20 बोलते हैं। और आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो G20 की मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई थी? इंडिया में ही हुई थी। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि G7, ध्यान रखिएगा, इनका अपना कोई भी फॉर्मल चार्टर और सेक्रेटरीट नहीं है। कोई भी फॉर्मल चार्टर और इनका सेक्रेटरीट नहीं है। और इनकी जो प्रेसिडेंसी होती है ये साल दर साल, हर साल, ईच ईयर चेंज हुआ करती है। और जैसे मैंने बताया पिछले साल जापान के पास थी, तो इस बार किसके पास है? इस बार इटली के पास है। तो जैसे मैंने बताया जो लास्ट है जो जापान के पास थी वो 49th G7 की समिट थी। कहां पर हुई थी? हिरोशिमा, जापान में हुई थी। और अब की बार जो 50वीं G7 की समिट है ये अपुलिया रीजन है, कहां पर? इटली में। वहां पर ये मीटिंग होने जा रही है।
अब मुद्दा ये आता है कि चलो ये मीटिंग होने जा रही है, इस बार का मेन मुद्दा क्या है जहां पर इसके ऊपर बात की जाएगी। इस बार का जो सबसे मेन मुद्दा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिस्पेक्ट में भी ये बात करने जा रहे हैं। और तीसरा है मेडिटेरियन सी के ऊपर। और जो पहले दिन, और आपको पता होना चाहिए कि 13 जून से लेके 15 जून के बीच में ये मीटिंग होगी। जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मीटिंग हो भी रही होगी, पहला दिन है। इसमें बोला ही जा रहा है कि सबसे पहला जो काम है, ये $50 बिलियन का लोन किसको देने जा रहे हैं? यूक्रेन को। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, ये इंटरेस्ट उस एसेट से दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट के ऊपर ये जो इंटरेस्ट है, ये उस एसेट से दिया जाएगा कि जिसको सीज कर लिया गया था। किसके द्वारा? G7 के द्वारा सीज कर लिया गया था 2022 में, जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। द पॉइंट इज दैट कि यूक्रेन की मदद करने के लिए $50 बिलियन का लोन यूक्रेन को दिया जा रहा है। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो कहां से लिया जाएगा? वो उसी संपत्ति से लिया जाएगा कि जिसको G7 ने सीज कर लिया था जब यूक्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं रशिया ने अटैक किया था। तो ये बहुत सारी बातें, ये एक बेसिक सा फैक्ट भी था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको बेहतर लगी होगी। वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपके कमेंट हमें कहीं ना कहीं और अपडेट करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।